वो है नेता, इनको मौका मिल जाता है चिल्लाने का, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक तो नेम सिंह जी है, वो सबसे बड़े दलाल है पूरे भरतपुर के आधिकारिक दलाल हैं। इससे पहले अनिता जी जो एमएलए थी, उनकी परसेंटेज, वो पहले उनके गांव में जाके पूछना, वो कच्ची शराब का व्यापार करती थी पहले, आज जो फॉर्च्यूनर में घूम रही हैं, तो कौन सा बिजनेस है भाई। अगर इनमें थोड़ी भी शर्म है तो अपने सरकार के पार्टियों से कहो बीफ एक्सपोर्ट बंद करें, ये बूचड़ खाने बंद करें, अब ना रुक जाएंगी। सुंदरावली में कहीं गिर गया क्या, हमसे पूछेगा सवाल, आप जनता से पूछेगा। ट्रॉमा सेंटर लेकर आए तो जेब में रख के लाई थी क्या, कहां है बताओ। मैं यूं कहूं तो हमारा नगर जो है पूरे जिले का सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा था 4 साल पहले, जब हमें यहाँ एमएलए बनने का मौका मिला। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना, कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं सेल्फिश नहीं हूं, वाजिब अली का एमएलए बनना जरूरी नहीं है। नगर के अंदर चौराहे पे लूट होती थी सरेआम। कुछ लोगों को ये कहना कि साहब नगर से 10 सिगरेट पे ध्यान दिया गया, ये जेन्युइन बात है। देखिए हमारा पूरा क्षेत्र पीने का पानी और सिंचाई का पानी दोनों के लिए बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है, तो उनमें प्रॉब्लम्स रही और उन्होंने काम में कमी करी और रोड रिपेयर सही नहीं करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नगर का जनप्रतिनिधि हूं, मैं पाइप डालने वाला नहीं हूं। कोशिश हम लोग कर रहे हैं, सही दिशा में कोशिश हो रही है, इसके अलावा तो कोई चारा किसी के पास है नहीं। हमारी बीजेपी की संघर्षशील पूर्व विधायिका से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो कुछ शायद वो पार्टी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो जाके मंत्री से मिले और काम चालू कराएं कि हमारी सरकार में गड्ढा खुदा है। ये गड्ढा उन्होंने खुदवाया है और खुदवा के छुड़वा दिया है, और ये पहले रुक सकता था, और गड्ढे को पहले लोगों ने कहा कि छोटा कराओ, इन्होंने और आगे तक पहुंचा दिया, क्योंकि जो आसपास जो मकान वाले हैं ना, 2-4 लोग हैं, वो पटेल वाले, वो कॉलेज वाले, वो उनके विरोधी हैं। इनका इलाज करने के लिए इन्होंने वो अंडरपास जो है स्कूल तक पहुंचवा दिया। तो इन लोगों से कहो कि भाई वोट दे मत दे, लेकिन ये जहर जनता में मत घोलें। ये भाईचारा बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है, ऊपर वाले ने मुझे बहुत कामयाबी दी है। मेरा एमएलए बनना जरूरी नहीं है, लेकिन इस जनता को, नगर की जनता को, यहाँ की 36 बिरादरी और 7 कौम के जो लोग हैं, इनको सही प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी जरूरी है, यहाँ के लोगों में भाईचारा जरूरी है, धर्म के नाम पे भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये सबसे जरूरी है। और आपको लगता है ये मुझसे बेहतर कोई कर सकता है तो आप उसे चुनिए, मुझे कोई दो राय नहीं है, ताकि क्षेत्र बढ़े, हम सब लोग आगे बढ़े। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना, कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम फेल हुए, हम स्वीकारते हैं इस बात को। मानिए कि मैं ये कहूं कि बीजेपी ने बीएसपी को हाईजैक ही कर लिया है, और वही राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान के अंदर भी जो कांग्रेस को नुकसान कैंडिडेट पहुंचाएंगे उनको टिकट दिए जाएंगे, और बीजेपी वाले सेट करके टिकट बांटेंगे। आज दलित समाज के 4 मंत्री कैबिनेट में है राजस्थान में। ये नहीं कि सब राज्य मंत्री बना के लॉलीपॉप दे दी। जनुथर है, जनुथर तहसील हो चुका है, आने वाले वक्त में जनुथर उपखंड होना चाहिए। जालौकी उप तहसील हो चुकी है, आने वाले वक्त में जालौकी को हम तहसील कैसे बनवाएं। जातिवाद की आग ने जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को पहुंचाया है। इस ना बेरहमी से जला डालना कि उसके परिवार को उनकी लाश भी नसीब ना हो, इससे बड़ा मतलब निर्मम पाप हो नहीं सकता। कोई मुस्लिम वहां आरोपी है, सब लोग कूद पड़ते हैं, पर जहां कोई और जाति का आदमी आरोपी होगा, ये लोग किनारा कर लेते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जब 1 साल से मांग चल रही थी, पोस्ट कार्ड अभियान हमारे कार्यकर्ताओं ने चलाया, हमारे नगर पालिका ने प्रस्ताव लिया, रैली निकाली, ना उनके मुंह से ना किसी और टुच्चे दलाल नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिले के लिए। कोई भी आदमी ये बात कह दे, ये साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधान जी ये बात कह दे, उनके परिवार को आदमी बात कह दे कि राजनीति थी सिर्फ दलाली करना, कमीशन खोरी करना, जनता से पैसे लूटना, और विकास का कोई काम इन्होंने पहले नहीं किया। यहाँ जितनी गंगा जमनी तहजीब है, जितना भाईचारा इस कस्बे में है, ऐसा भाईचारा कहीं नहीं है। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना, कम लागत
और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ हम आपको बता दें, आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे विधायक वाजिब अली नगर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर आप दर्शकों को हाय हेलो बोल दीजिए। दर्शकों आप सबका स्वागत है, धन्यवाद DTV न्यूज को मुझे जनता से कनेक्ट करने के लिए। जी, हम आपको बताना चाहेंगे, आज हम विधायक साहब से बातें करेंगे, बातचीत राजनीति की होंगी, जो मुद्दे हैं या फिर यूँ कहें कि समाज की और क्षेत्र की, नगर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं या फिर यूँ कहें कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष होता रहता है, लगातार विपक्ष के नेता जो बातें कहते हैं वो सारी बातों को आज हम विधायक साहब से करेंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट हुए रहे और बने रहें, लगातार देखते रहें। जी, सबसे पहले विधायक साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो ग्रामीण क्षेत्र का हालात है अभी वो कहीं ना कहीं बहुत खराब है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे सड़कों की अगर बात करें, जल निकासी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें ग्रामीण विकास, चाहे उनको जल की बात करें, जैसे कि चंबल प्रोजेक्ट चलाया गया, लेकिन जल कहीं ना कहीं अभी तक पूरे विधानसभा के कुछ गाँवों में तो पहुँच ही नहीं पाया, लाइनें बिछ गई हैं। तो ये मेरा ग्रामीण विकास है। देखिए, ये समस्याएं जो ये हैं ये आज की तो नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्याएं हैं। और मैं यूं कहूं तो हमारा नगर जो है पूरे जिले का सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा था 4 साल पहले, जब हमें यहाँ MLA बनने का मौका मिला। इस दौरान पहले साल के बाद ही कोरोना आ गया, तो प्रदेश की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि ग्रामीण लेवल पे ये सही बात है बहुत ज्यादा सरकारी स्कीम नहीं पहुंच पाई। लेकिन ऐसा नहीं है, हर पंचायत के अंदर अगर आप ओवरऑल बजट निकालोगे तो करोड़ों रुपए का काम हुए हैं, सड़कें भी बनी है, नालियां भी बनी है, वो भी है, पर उस तक पर्याप्त ना हो। पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से वहां कोई काम होके रखा नहीं था। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऐसा नहीं है, करीब जो है 50 किलोमीटर से ज्यादा रोड डली है। आपको ये लिस्ट और मिल जाएगी, हम आपको दे देंगे, जहां जहां रोड नहीं थे वहां रोड भी डले हैं और डेवलपमेंट के काम हुए हैं। ऐसी कोई विधानसभा का कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां हमारे अपने कोटे से पैसा ना लगा हो या उन्हें सरकारी बजट से पैसा ना मिल रहा हो काम करने के लिए। क्योंकि फिर भी अगर कहीं कमी रह जाती है तो निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्र है, जिस तरीके से बजट अलोकेट होता है उसी तरीके से काम होता है। तो हम अमेरिका में तो रह नहीं रहे, ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है भरतपुर, और गांव में 20-30 सालों से कोई काम नहीं हुए, तो ये 20-30 साल के गड्ढे हैं, भरने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जितने अब भरे गए हैं आपसे पहले कभी नहीं भरेंगे। साथ ही अगला सवाल मेरा होगा कि जो बेररू में 18 जनवरी की बात है 2022 की, वो मांस गाड़ी में पकड़ा जाता है, उस गाड़ी पे जो कहें कि विधायक का नाम होता है, नगर होता है, कार्ड वगैरह होता है, तो उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया गया। विपक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं विधायक जो है वो क्षेत्र में गुप्तशी को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। डेट दोबारा बताइए। इसमें है ये जनवरी की बात है, 2022 की बात है, 22 18 जनवरी। अब आप वो वीडियो देखिएगा और उस स्टिकर को देखिएगा। हमने तो 2019 में बसपा छोड़ दी थी, तो बसपा का स्टिकर 2022 में ब्रांड न्यू फोटो के साथ गाड़ी पे कैसे लगा? स्टिकर लगाने से गाड़ी मेरी हो जाती है क्या? वो जांच चल रही है उसके अंदर। तो ये सही बात है, उसकी मुकदमा हुआ, लोगों ने स्टिकर देख के हो गए, और ऐसा होता है अक्सर। जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो तरह तरह के नाम, स्टिकर, सरकारी गाड़ी, झंडी इस्तेमाल करते हैं अपने अपराध को देने के लिए। तो क्या वो मुझसे लाइसेंस लेके गए? तो अब अपराधी अपराधी है, उसी कोई जात नहीं होती, और हम सब निंदा करते हैं कि ऐसे अपराध क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। और मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बता दूं, जितनी कार्रवाई गौ तस्करी के खिलाफ नगर विधानसभा में हुई है, आप रिकॉर्ड निकलवाइए और रिकॉर्ड निकलवा के लोगों को बताना, आसपास के क्षेत्रों में नहीं हुई। अब ये जो गाय भरी जाती है, ये नगर में नहीं भरी जा रही, ये आ रही है दौसा, महुआ, पता नहीं राजस्थान में कहां से आ रही है, और आके यहां पकड़ी जाती है। तो अगर यहां इनको बढ़ावा मिलता है, यहां पकड़ी जाती है। हमारे थाने भर गए व्हीकलों से, और सबसे ज्यादा कार्रवाई यहां हुई है। इसके अंदर कोई भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अक्सर ये लोग हरियाणा के लोग हैं, और उसमें मैं बता दूं ऐसा क्यों है। हरियाणा में बॉर्डर के पास बीजेपी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से टॉप 5 में सबसे बड़ा बूचड़खाना खोल रखा है। हरियाणा सरकार ने हमारी बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूरी पे बीमा घाटा के पास, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का टॉप 5 में होगा, इतना बड़ा बूचड़खाना है जो सरकार वहां बीफ एक्सपोर्ट कराती है बीजेपी सरकार। तो इस अब जब पूरे राजस्थान से गाड़ियां आएंगी तो भाई हरियाणा ही जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक भौगोलिक प्रॉब्लम है, और अगर सरकार, अगर ये बीजेपी के साथी, विपक्षी साथी, अगर इनमें थोड़ी भी शर्म है तो अपने सरकार के पार्टियों से कहो बीफ एक्सपोर्ट बंद करें, ये बूचड़खाने बंद करें, अपने आप रुक जाएंगी।
और इसमें सब तरह के लोग हैं। अभी आपको खबर मिल जाएगी, अभी बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, कोई यादव थे मेरे ख्याल से, वो पकड़े गए थे, अभी 2-3 महीने पहले धारण कार्रवाई करी थी। तो ये क्राइम है और इस पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वाजिब अली को हुआ है या वाजिब अली के समाज को हुआ है, क्योंकि ऐसे टुच्चे जो वो है नेता, इनको मौका मिल जाता है चिल्लाने का, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन ये आपके सामने लिस्ट है, 100 अच्छे काम हो रहे हैं, ये जनता के दिल से इन 100 अच्छे कामों को जवाब तो है नहीं, इनको देने के लिए बुराइयों को पनपाते हैं। तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों का मैं खंडन करता हूं, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से जीरो टॉलरेंस है। यहां की पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद है और पूरी कार्रवाई कर रही है, और कोई भी अपराधी चाहे कोई भी हो इस तरह की गतिविधि में पाया जाएगा, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। एक और बड़ा आरोप ये है कि जो विधायक साहब है उनकी सह पर उनके फादर साहब जो है वो कहीं ना कहीं जनता से पैसे हटने का काम करते हैं, बड़ा आरोप है। ये कहते हैं कि चाहे ट्रांसफर की बात हो या फिर कोई भी छोटा मोटा काम हो, तो उसमें कहीं ना कहीं विधायक और विधायक के फादर साहब जनता से पैसे मांगने का और पैसा लेते हैं। मेरे बाप के 3 बेटे हैं और तीनों अरब नहीं खरबपति हैं। करीब 100 करोड़ से ज्यादा का टैक्स देता हूं मैं, आपको अलग से दिवा देना, ठीक है साहब। और हम अच्छा, इसके अलावा मेरे फादर साहब जो है मस्जिदों में बड़ा काम करते हैं, करीब 250 मस्जिदें बनवाई हमने क्षेत्रों में, हम दान करते हैं, खुद पैसा दान करते हैं बनवाने के लिए। मेरे मदर ने 2 बीघा जमीन दिए हॉस्टल बनने के लिए लड़कियों के लिए। जितने भी नेता हैं पूरे भरतपुर में आज तक जितना इन्होंने दान दिया हो, इनकी लिस्ट बना लेना और मेरे 4 साल का दान चेक कर लेना। जो हम खुद देने वाले लोग हैं वो जनता से पैसे लेंगे क्या? आपसे पहले यहाँ के नेता जब बजट देते थे ना सरपंचों को, तो कमीशन लेते थे। एक प्रोग्राम में तो अनिता जी हमारे साथ थी, एक उनके गांव के आदमी थे, उन्होंने कहा, हमसे सवाल पूछा कि आप एमएलए बन जाएंगे तो आपकी परसेंटेज क्या रहेगी? आजकल 10 चल रही है। आप उनसे पूछेगा, इन सरपंचों से अलग से पूछे सबसे कि किसी ने कोई पैसा दिया क्या? और कोई ऐसी पंचायत का आदमी नहीं है, कोई ऐसी पंचायत नहीं बची जहां हमने विकास के लिए पैसे नहीं दिए, चाहे वो किसी जाति के सरपंच हो, चाहे वहां से कोई वोट मिली हो चाहे नहीं मिली हो। तो जब हम जो दे रहे पैसे उस पर कोई लाभ नहीं लेते तो जनता से लाभ लेंगे। एक ऐसा आदमी लाइए पूरी नगर विधानसभा में जिसका ट्रांसफर हुआ हो, आप सर्वे करिए इन 3 साल 5 सालों में कि जिसका ट्रांसफर हुआ हो किसी ने किसी को चवन्नी भी दी हो तो। लेकिन बहुत आसान है आरोप लगाना। अब कहीं ना कहीं पहले उन्होंने मुझ पर टारगेट किए, अब मुझ पर टारगेट नहीं कर पाते तो कभी हमारे भतीजे पे, कभी भाई पे, कभी पिताजी पे। अरे भाई, राजनीति करनी है तो तथ्यों पे करो, विकास की बात करो। क्षेत्र में कमियां हैं वो गिनाओ, हम जिम्मेदारी लेंगे कमियों की, है क्या नहीं? रोड कमी है, हम जिम्मेदारी लेंगे उस बात की। तो ये जनता का ध्यान विकास से भटकाकर कहीं ना कहीं अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, कोई एक ऐसा आदमी मेरे सामने आए जो जनता का जो दंड होगा मुझे स्वीकार होगा, तो ये कह दे कि 100 रुपए भी किसी ने किसको दिए हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो 100 करोड़ का टैक्स भरते हैं, वो क्या 2000 रुपए रिश्वत किसी से लेंगे? तो भाई ये तो क्या है कि इनको अब विरोधियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आसान है आरोप लगाना। ठीक है, लगाते रहे, जनता सबका फैसला करती है और जनता को पता है, जनता ने देखा है जो आरोप लगाने वाले लोग हैं। एक तो नेम सिंह जी है, वो सबसे बड़े दलाल है पूरे भरतपुर के आधिकारिक दलाल हैं। आप एसपीएस में जाओ, 10,000 रुपए तक धारा दलाल उनसे। यहां का कोई आदमी जाए तफ्तीश चेंज कराने के रुपए पैसा लेते हैं। सबसे बड़े दलाल भरतपुर के, मैं आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं, वो सबसे बड़े दलाल है। इससे पहले अनिता जी जो एमएलए थी, उनकी परसेंटेज, वो पहले उनके गांव में जाके पूछना, वो कच्ची शराब का व्यापार करती थी पहले। आज जो फॉर्च्यूनर में घूम रही हैं, तो कौन सा बिजनेस है भाई? तो भाई इनकी जीवन गया है इन दलाली में, छीना के चपटी में। अब ये अच्छा, इनका दोष नहीं है। अब ये लोग यही सोचते हैं कि यार ये नेता ये करते होंगे, इनकी सोच वहां से ज्यादा नहीं है। हमारी सोच कहां है? नगर, जिसको कोई पूछता नहीं था आज से 4 साल पहले, आज जो है राजस्थान की जो परिपाटा है उसमें सामने निकल के आ रहा है। इतने बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 5 राज्यों से गुजरा है, पहली बार वहां कट मिला है कि नहीं है? और उप जिला अस्पताल की घोषणा यहां हुई। आज 70 आदमी का स्टाफ है नगर के अंदर, 20,000 लोगों ने इलाज पाया है, आईपीडी हुई है। तो ये चीजें बदलाव हो रही है अब। और ये जब पहले सीकरी हमारा खाली ग्राम पंचायत था, लोग जाते थे साहब, मापदंड पूरे नहीं होते, आप आज सारे मापदंड पूरे हो गए। तो इन लोगों ने कभी विकास का ध्यान नहीं दिया। इनकी जिंदगी गई छिला छपटी में, कमीशन खोरी में, लोगों से रिश्वत में। इन लोगों ने ट्रांसफर में पैसे लिए, लोगों से दलाली करी है, और अब लोग ये परेशान है। उसी के साथ प्रॉपर्टी डीलर के नाम से अभी जो विपक्ष के नेता हैं, या फिर यूं कहें कि आपको प्रॉपर्टी डीलर के नाम से एक पहचान दी जाती है, मैंने कई सभाओं में सुना है। अब बताइए, उन लोगों के ऊपर आप क्या कहेंगे और इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब बताइए, पहले तो ये बताइए कि प्रॉपर्टी डीलिंग करना कोई इलीगल काम है दुनिया में?
नहीं, सही बात है, इलीगल है रिश्वत लेना, छल कपट करना। पहली बात तो मुझे बताएं कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी डीलिंग करी और कौन सी मैंने कॉलोनी काटी, किसकी जमीन खरीदी, किसको पैसे नहीं दिए, पहले तो मुझे ये बात बताएं, ठीक है? नहीं है, चलो मैं, हालांकि प्रॉपर्टी डीलिंग कोई बुरा काम नहीं है, जो लोग हमारे क्षेत्र में करते हैं दोनों कस्बों में, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं चाहता हूं बेचारे करते रहे, लोगों को आवाज पैदा होते हैं, लेकिन वो लॉजिक। हाँ बताइए। बात ये है कि उनका कहना है कि जो सरकारी, चाहे कॉलेज हो या फिर कोई भी यहाँ सरकारी स्कीम से द्वारा जो भी बजट के द्वारा जो भी यहाँ बनाया जा रहा है, चाहे बुर्जा के कट की बात करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं विधायक ने पहले ही अपने जमीन लिया है और वो सस्ते दामों पे लेकर अब उसको बड़े दाम रेट बढ़ाने के लिए वहाँ सारी सुख सुविधाएं दी जा रही है, जैसे उसका रेट बढ़ सके। जिस आदमी ने ये आरोप लगाया है, आप उससे पूछिए भाई मेरी जमीन कहाँ है ना? अब मैं उसको बात का जवाब दे दूंगा। दूसरी बात, सरकारी जो ऑफिस खुलेंगे उनके लिए जमीन की जरूरत होती है। अब अगर जमीन की जरूरत नहीं मिलेगी तो जमीन, वो कॉलेज कहां बनेगा आप बताइए? नगर के अंदर खेल मैदान की घोषणा पहले बजट में हुई, आज तक नहीं बन पाया, जगह नहीं है। उप जिला अस्पताल की घोषणा हुई, ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हुई, 3 साल पड़ा रहा, नहीं बन पाया, जगह नहीं है। तो अब ये बताइए, अब हम लोग किसी को प्रोत्साहित करके कह साहब आप हमें जगह दे दीजिए, और अब उप जिला अस्पताल के लिए किसी ने 10 बीघा जमीन दान दिए, तो उसने किसी का क्या ले लिया? सरकार को अस्पताल बनाने के लिए अगर जमीन मिल गई तो नुकसान किसका हो गया? आपको ये बताएं पहली बात तो आप, ये कौन सा नुकसान है? और क्या वो घोषणा ऐसी पड़ी रहे फिर? है कि नहीं? लोग आज हम पे विश्वास करते हैं हमारे प्रोत्साहन पे, साहब हमारे कहने से अगर लोग जमीन दान दे रहे हैं तो इससे अच्छा ईमानदारी का, सच्चाई का प्रमाण क्या हो सकता है? और अगर ये लोग दानदाता नहीं होते तो कैसे जमीनें बनती? आज हमारा रेवती देवी जी के नाम पे स्कूल है, अनार देवी जी के नाम पे हमारा स्कूल है ना नगर के अंदर, उनके पूर्वजों ने जमीन दान करी, तो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? तो शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो खुद कुछ नहीं कर पाते और जो कर रहे हैं उनको करने नहीं देते। और आज ये जमीन दान नहीं होती तो यहां सीकरी में कॉलेज नहीं बन पाता, है कि नहीं है? और अब जूझ रहे हैं हम, अब कृषि कॉलेज के लिए जमीन चाहिए, जमीन नहीं मिल पा रही, कन्या महाविद्यालय जमीन नहीं मिल पा रही है, तो अब क्या करें बताइए? इनको खाली को घोषणा को बंद कर दें, इस जनता को राहत कैसे मिले? तो भाई अगर मुझे प्रॉपर्टी डीलर का नाम दे तो मैं ऐसी डीलरी करने में बहुत प्रसन्न हूं जहां जनताओं की सुविधाओं के लिए आम आदमी अपनी जमीन सरकार को दे, स्कूल के लिए दे, कॉलेज के लिए दे। भाई मुझे ये खूब प्रॉपर्टी डीलर कहे, मैं इस बात में बहुत संतुष्ट हूं। जी, उसी के साथ आप पे एक बात कही गई है कि जो ट्रॉमा सेंटर है कहीं ना कहीं वो पूर्व विधायक लेके आए थे, उनका कहना है कि हम वो ट्रॉमा सेंटर लेके आए, सेंसन हम लोग करा के लेके आए, लेकिन विधायक जो है वो अपना बताते हैं और वो अभी इस बात को कहते हैं कि हम लेकर आए हैं। अच्छा, अब देखिए वो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे झूठी पार्टी देश की है, उसी की परंपरा वो आगे बढ़ा रही है। ट्रॉमा सेंटर लेकर आए तो जेब में रख के लाई थी क्या? कहाँ है बताओ? कोई घोषणा है? कोई आधिकारिक कागज है? नहीं है ना। वो कहते हैं कि सेंसन हम लोगों ने करा। कहाँ? तो कोई कागज तो होगा। सैंक्शन जब होता है तो कान में नहीं होता है। कैसे लाया जाता है मुझे भी जानना है। हम बता देना, पहले बजट में घोषणा होती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा विधानसभा के अंदर कि नगर में ट्रॉमा सेंटर खोला जाता है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, पहली बात। उसके बाद उसकी वित्तीय स्वीकृति निकलती है कि ये पोस्ट सैंक्शन कर दी गई, तो उसको कहते हैं लाना। बजट में घोषणा हुई, हमने करवाई, उसके बाद उसकी पोस्ट क्रिएट हुई, स्वीकृति हुई, और नगर में जमीन ना मिलने की वजह से वो पेंडिंग रहा। उसके बाद जो है वो गुलपाड़ा में खुलवाया जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि जब नगर में उप जिला अस्पताल खुल जाएगा, और खुल चुका है जो कि, तो सुविधाएं तो वहां अपने आप बढ़ जाएंगी ट्रॉमा सेंटर वाली। और ये ट्रॉमा सेंटर इधर आ जाता तो यहाँ सुविधा बढ़ जाती है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर आज भी स्टाफ लगा हुआ है, तो ट्रॉमा सेंटर जो लाई थी वो कहां खो गया? सुंदरावली में कहीं गिर गया क्या? उनसे पूछेगा सवाल, आप जनता से पूछेगा। ये भी कहना है कि जनता का आरोप है कि विधायक ने जो है दलाल पाल रखे हैं। दलाल का मतलब ये है कि उनको मिलने के लिए, सही बात है, या कोई काम कराने के लिए, बिल्कुल ये बातें सामने भी आती रहती हैं, आपने वीडियो भी देखे होंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब आप मेरे घर में आधे घंटे बैठे, मेरे से लोग आ रहे हैं डायरेक्ट मिलने के लिए, मुझसे मिलने में किसी को कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात आप गांव में जाकर पूछिएगा आराम से। दूसरी बात, मैं अपना फोन अपने पास रखता हूँ, मुझे डायरेक्ट जनता फोन कर सकती है। लोग हो सकता है, पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं, वो क्या लोग, देखो लोगों को क्या है कि आरोप लगाना, विरोध के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये जो लिस्ट आपके कामों की है, आप ये पढ़ के जनता को सुना ना, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल में नगर में बना, चाहे वो एसडीएम ऑफिस था, चाहे वो तहसील था, चाहे वो हमारी छोटी अस्पताल थी, उससे ज्यादा इन 4 सालों में खड़ा हो गया। वो किसी काम आएगा? जनता के काम आएगा। वो भौकलाए हुए हैं कि जनता से वोट तो काम के नाम पे मांग नहीं सकते, तो अब अनर्गल बातें फैलाना। मेरे घर के अंदर रात को 11 बजे तक लोग आते हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज आप बैठना यहाँ पे, अभी लोग आप आते रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे। अभी आपके सामने अभी आए थे बेचारे, जैसे काम के लोग थे, किसी काम में उनको पुलिस ने पकड़ लिया था, अभी वहां उनको छुड़वाया जो है। अब उनसे पूछेगा किसको फोन किया, किसको दलाली दी उन्होंने,
तो यहाँ जनता के काम प्रायोरिटी से होते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हमारे घर पे तो कोई वॉचमैन भी नहीं है, गेट खुला होता है, कभी भी आप आओ कभी भी जाओ। ये तो बेबुनियाद आरोप है। उसी के साथ ये है कि विधायक साहब की सह पर जो क्षेत्र में ऑनलाइन ठगों का आज बोलबाला है, ये तो आप भी जान रहे हैं कि ऑनलाइन ठग बहुत ज्यादा है क्षेत्र में, और जो युवा है वो भटका हुआ है। तो मैं आपसे ये भी मतलब कहना चाहूंगा कि इस जो आज ऑनलाइन ठगी का यहाँ बोलबाला है, उन युवाओं को जो आज कहीं ना कहीं भटकते नजर आ रहे हैं, कैसे तो उनको लाइन पे लाया जाए, शिक्षा से उनको कैसे जोड़ा जाए। और साथ ही कहना है, ये आरोप आपके ऊपर है कि आपकी सह पे ही ऑनलाइन ठगी को बोलबाला आज है। देखिए ज्यादा वर्चस्व है। देखिए, ये क्षेत्र जो है पहले ही बहुत संवेदनशील रहा है बहुत सारी चीजों के लिए, और जैसे जैसे युग बदलते हैं, कोई नई चीजें आती हैं तो उनका ड्रॉबैक भी होता है। निश्चित तौर पे ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस विधानसभा में सीमित नहीं है, और वो किसी एक जाति में सीमित नहीं है। अभी 4 दिन पहले जयपुर के अंदर दिनेश एमएन, जो हमारे डीजी क्राइम है, पानी दे दीजिए, डीजी क्राइम जो है, उन्हें कार्रवाई की। करीब 12 लाख रुपए पकड़े गए और 32 एटीएम कार्ड पकड़े गए, जिनमें एक साथी राम लखन जी नगर के थे, एक कोई भरतपुर के थे, एक कोई कठुमर के थे। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये पूरे देश में चल रहा है, चाहे वो जमतारा हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वहां हो। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं ना कहीं जब हम ग्लोबली जुड़ते हैं तो ग्लोबल समस्याएं भी हमारे पास आ जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है ना। जिस तरीके का आप देखोगे, गांव का अनपढ़ आदमी भी आज यूट्यूब चला रहा है ना, तो वो रीच है, उसकी टेक्नोलॉजी की रीच है। तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो निश्चित तौर पे जो गलत तरीके होते हैं वो जल्दी प्रचारित हो जाते हैं, और जहां जहां हम जाते हैं लोगों से आह्वान भी करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसमें मेरी शय कैसी है। भाई टेक्नोलॉजी चल रही है, सबके लिए चल रही है, फोन सबके पास है, कार्रवाइयां हो रही है, बाहर की पुलिस यहां आती है, यहां की पुलिस बिल्कुल कार्रवाई करती है उनके ऊपर, और यहां से कितने ही लोगों को अरेस्ट करके बाहर भेजते हैं। तो ऐसा कौन सा तंत्र है कि जो कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें कोई लॉजिक तो हो उस बात का। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें विधायक साहब के सह पे, यानी कि विधायक साहब को उसमें जो परसेंट होता है वो विधायक साहब देते हैं, वही पैसा वाला मतलब। भाई मैं बात बता दूं, जो है, मैं फरारी कार में चलता हूँ, 3.5 करोड़ रुपए की कार है। रोल्स रॉयस मेरे पास है जो 4.5 करोड़ रुपए की कार है। आपको लगता है कि मेरा स्तर ऐसा है? इन असल में क्या कि मैं कह रहा हूं, ये छोटे सोच है। ये नेता जो है ना, ये प्रॉब्लम यही है, ये नेताओं की सोच ऐसी है, क्योंकि इनकी नियत 10-5 हजार में रहती है तो उनको वही नजर आता है। तो उनको बोलो भाई ये मेरे स्तर का काम ही नहीं है। दूसरी बात, जो अपराधी है वो अपनी चोरी कर रहा है तो उसका मेरे पास कोई लाइसेंस तो है नहीं जो मेरे थ्रू कर रहा है। नहीं, परसेंटेज किससे मिलती है? परसेंटेज उसको मिलती है जो चैनल में रहेगा ना। भाई अगर एमएलए परसेंटेज पहले लेती थी तो क्योंकि वो बजट दिलवाती थी तो चैनल में थी ना। अब ऑनलाइन कोई ग्राहक ठगी कहीं हो रही है, किसी के अकाउंट में जा रही है, तो उसका आपको मुझे कैसे पता रहेगा? ये बताइए आपको। तो देखो, ये तो क्या है कि ये लोग बौखलाए हुए हैं और इनके पास कहने को कुछ होता नहीं है, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। अब जो लोग पकड़े गए उनसे पूछिए अब वो कौन थे, है कि नहीं है? अपराधी सब तरह के लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता सब जाति के लोग हैं, बुरी बात है, फिर भी हमारे यहाँ बहुत कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे देखा जा रहा है, मेरा कहना यह है कि अभी वो बातें अलग थी, आरोप अलग था, लेकिन जब एक भाईचारे की बात करें या समाज की बात करें, समाज हित की बात करें, तो आज जो युवा है वो भटक रहा है, तो कैसे ठीक होगा? एग्जैक्टली, वो कैसे, ये सबसे बड़ी सोच और सबसे चिंता का विषय है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। और कैसे ठीक होगा? जब हम अपनी एजुकेशन अच्छी करेंगे, अवेयरनेस लोगों में होगी। हमारे कार्यकाल के आने के बाद करीब 25 से 30 स्कूल अपग्रेड हुए, गांव में स्कूल अपग्रेड हुए हैं। जहां लोगों के 5वीं तक के स्कूल थे वो कुछ 8वीं के हुए, 8वीं के 12वीं के हुए, और कुछ लोग और 10वीं वाले भी 12वीं हुए। इसके अलावा जो पहले यहाँ एक सरकारी कॉलेज था, आज 4 सरकारी कॉलेज हमारी विधानसभा से संचालित है। इसके अलावा जब एमएलए बने, सबसे पहले हमने ये काम किया कि पूरे इलाके में रोजगार के संसाधन कैसे पैदा हो। देखो, बहुत आसान है प्रवचन देना, लेकिन बुराई से लोग युवा हटेंगे कैसे? उनके लिए अल्टरनेटिव क्या है? यहाँ क्षेत्रों के अंदर, यहाँ क्षेत्र में कोई जॉब्स नहीं है, कारोबार नहीं है। हम दिल्ली के इतने नजदीक होने के बावजूद भी हमारी छवि ऐसी है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज नहीं लगती। तो हमने खुद ने सर्वे कराया, रिको के आदमी को बुला के बासबुरजा में, जब ना कोई एक्सप्रेसवे में कट था, ना कोई रिको घोषित हुआ था, उसकी कटिंग मिल जाएंगी आपको। हमने खुद ने सर्वे कराया और प्रपोज कराया, प्लान बना के, कि 103 हेक्टेयर में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। जब इंडस्ट्रीज एरिया बनेंगी तो फैक्ट्रियां खुलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बदलाव कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा। और उसी के तौर में अब जो है हमारा ये जो एक्सप्रेस वे कट में मिल जाएगा, तो हमारे के किसान, यहाँ के जो सब्जियां उगाने वाले लोग हैं, वो दिल्ली, जयपुर, मुंबई तक जा पाएंगे। तो इन लोगों को एक माहौल कैसे बदलेगा? कारोबार का माहौल होना चाहिए। जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, ये बुराइयां नहीं हटने वाली। प्रवचन देने से नहीं हटने वाली। प्रवचन तो हमारे मौलाना भी दे रहे हैं, पंडित जी भी दे रहे हैं,
और नेता भी सबसे दे रहे हैं जब से पहले से प्रवचन दे रहे हैं। तो अल्टरनेट कैसे पैदा हो? आज यहाँ कारोबार का माहौल पैदा हुआ है। आप देखेंगे कि नगर के अंदर जो हमारी मिस्त्री मार्केट है वो बहुत बड़ी है। 2 लोग दूर दूर से ट्रैक्टर सुधारने आते हैं। वहां पे फैक्ट्रीज लग रही हैं। सिकरी के अंदर जो है ये फर्नीचर कारोबार बहुत बढ़ रहा है। तो अल्टरनेट चीजें पैदा करनी पड़ेंगी, लोगों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी, शिक्षा का स्तर सुधारना पड़ेगा। और शिक्षा में आज से पहले कोई काम ही नहीं हुआ। नगर जो है एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था पहले। मैं जाते जाते अनिता जी का भी धन्यवाद, वसुंधरा जी का भी धन्यवाद कि जाते जाते उन्होंने एक सरकारी कॉलेज जो है पास कराया। उसके लिए लोगों ने पोस्ट कार्ड लिखे, उसके लिए संघर्ष किया लोगों ने। शंखनाथ फाउंडेशन या और जो लोग जो हैं उन्होंने नगर के युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखे, मंत्रियों से मिले, तब सरकारी कॉलेज यहां होना चाहिए। तब जाके मुख्यमंत्री जी ने जाते वक्त आखिरी टाइम पे एक सरकारी कॉलेज अप्रूव किया, जिसके लिए बिल्डिंग नहीं थी। हमने एमएलए बनने के बाद अल्पसंख्यक विभाग से उसके लिए बजट सेक्शन कराया। आज बिल्डिंग रेडी है और उसके बाद अब 4 सरकारी कॉलेज खुले हैं, कृषि महाविद्यालय, ताकि अलग इंडस्ट्री, अलग एक फील्ड हमारे यहाँ के बच्चों को मिले। स्कूलों में कृषि संकाय। तो ये चीजें जो हो रही हैं, ये आधार बन रहा है। जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है कि कोई भी नेता आएगा और वो छड़ी घुमा देगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। कैसे होंगी? एक राइट अप्रोच होनी चाहिए। आज चिकित्सा में चीजें बढ़ी हैं, शिक्षा में चीजें बढ़ी हैं, सामाजिक न्याय के अंदर कोर्ट खुल रही है, बड़ी कोर्ट हमारे क्षेत्र में आ रही है, अस्पतालें नई नई खुल रही है, बिजली घर, बहुत सबसे बड़ा बिजली घर हमारे यहां बन रहा है। तो जो जहां नगर सबसे पिछड़ा था, आज नगर आने वाली 3-4 विधानसभाओं से आगे बढ़ चुका है। उप जिला अस्पताल हमारे पास है, 220 केवी का बिजली घर हमारे पास है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास आ रहा है, एक्सप्रेस वे का एग्जिट हमारे पास है, यहाँ एडीजे कोर्ट हो गया और कोर्ट खुल गई है, यहाँ पे यहाँ बिजली का एक्शन ऑफिस यहाँ पर आ गया है। तो देखिए ये चीजें पहले कहां थी? ये चीजें जो हुई हैं, ये तो आधार बनेंगी तरक्की का। इसी आधार से तो लोग बदलेंगे अपनी जीवन शैली, उसके लिए काम हो रहा है। इसी के साथ जो नगर ब्लॉक होता है, इधर के मान लीजिए कि नगर के साइड के लोग हैं, उनका ये कहना है कि नगर को विकास नहीं कराया गया है, कोई भी चीज वो नगर में नहीं लाई गई है। सबसे ज्यादा सीकरी में जो भी है वो सुख सुविधाएं की गई है। एक पंचायत को आज कहीं उपखंड बना दिया गया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे उन लोगों को, उन वोटर्स को, जो ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों का ये कहना कि साहब नगर से ज्यादा सीकरी पे ध्यान दिया गया, ये जेन्युइन बात है। देखिए, नगर विधानसभा हेडक्वार्टर था, है, और वहां सारी सुविधाएं थी पहले से ही, क्योंकि उपखंड है तो जो विधानसभा सारी चीज होती है। अब एक वहां बिजली घर है और एक यूएन ऑफिस है और एक स्टोर है, और एक स्टोर पे पूरी विधानसभा के कनेक्शन एक जगह होते हैं, तो क्या लोड ज्यादा नहीं होगा? एक कनेक्शन लेने में महीने लग जाते थे, एक ट्रांसफॉर्मर चेंज होने में, क्योंकि जो भरतपुर से जब सामान इश्यू होता है ना, वो हर स्टोर को होता है, हर यूएन ऑफिस को होता है। जितने यूएन ऑफिस सबको भाई 100 खंबे भेज दो, 100 ट्रांसफॉर्मर भेज दो। अब अगर पूरी विधानसभा में एक ही केंद्र रहेगा, एक ही ऑफिस रहेगा, तो क्या लोड ज्यादा नहीं होगा? अगर वो 2 हो जाएंगे तो जनता को फायदा होगा। और अगर एक यूएन ऑफिस सीकरी में खुल जाता है तो उससे नुकसान किसका है? किसी का नहीं है। कोई चीज वहां से बंद करके कहीं दूसरा खोलो तो नुकसान होता है, एक और खोल दो तो कोई नुकसान नहीं है। अगर जो है एसडीएम साहब पहले खाली तहसीलदार जी खाली नगर में बैठते थे, उनके पास जितना वर्कलोड था, और आपने शायद भी देखा नहीं, बास बुर्जा डायना का बास, वहां का आदमी तहसील के काम के लिए जब नगर जाता है 40 किलोमीटर पड़ता है। अगर एक और ऑफिस बीच में खुल जाता है तो उसका काम आधा हो गया, उसको फायदा होगा और वहां का लोड आधा हो जाएगा। एक एसडीएम साहब के पास 100 फाइलें रखी है, अब 2 एसडीएम ऑफिस होने से फाइलें 50 रह गई, तो जनता की जो तारीख थी वो जल्दी आ जाती है, जनता का काम जल्दी फैसला हो जाएगा। तो सीकरी में जो चीजें खुली वो किसी को बंद करके नहीं खुली, और वो खुलने इसलिए जरूरी थी क्योंकि विधानसभा का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा जो है सीकरी है। मंडी पैलेस यहां पे थी और जो है लगभग 25,000 की आबादी है। तो अगर 25,000 की आबादी को एक पंचायत के 2 सचिव, कैसे आप बताइए कि कैसे विकास करेंगे? तो नगर पालिका भी बनी, तहसील भी बनी, उपखंड भी बना। तो ये जो चीजें हैं, और ये खाली सीकरी के लिए नहीं है, यहाँ अय्यन बैठ रहा है, जो तहसीलदार बैठ रहा है, जो उपखंड अधिकारी बैठ रहा है, वो सीकरी काम नहीं करता। सीकरी के आसपास ठेकड़ी, इधर जो है कि तेजकी हो गया, बांसबुर्जा हो गया, झंझार हो गया, इधर ये डांगल ककराला, 25 पंचायतें हैं जिनके काम सीकरी में होते हैं, उनके सीकरी नजदीक भी है। तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता को राहत मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। दूसरा, नगर के लिए जो काम थे, खेल मैदान की घोषणा नगर में हुई। नगर में हमारा जो अस्पताल था वो 30 बेड का था, वो 50 बेड का हुआ। नगर का जो अस्पताल जो था उसे उप जिला अस्पताल बनाया गया।
नगर के अंदर एडीजे कोर्ट खुलवाने की 20 साल की डिमांड थी। वकील साहबान से पूछेगा बेचारे, जो हमारे लोग परेशान होते थे, क्योंकि डीग के अंदर जो है दूर पड़ता है गांव वाले लोगों को जाना, और जो वहां पे डीग में जो एडीजे कोर्ट था वो हमारे नगर के लिए रिजर्व था, लेकिन काम सारे हमारे होते थे वहां पे, लेकिन हमें वहां जाना पड़ता था। वो कोर्ट जो है नगर खुलवाया गया, लोगों ने विरोध किया, धरने दिए गए। उसके बाद जो है नगर की जनता के लिए एडीजे कोर्ट नगर में खुला, म्युनिसिपल कोर्ट इस बार नगर में खुला है। बिजली का एक्शन ऑफिस, एक्शन बैठेगा। पहले हमारे सारे बिजली के प्रपोजल डीग जाते थे, तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी जहां बैठता है वहां की प्राथमिकता पहले देता है, तो डीग में हमारे काम डिले होते थे। आज नगर के अंदर अब जो है बिजली का एक्शन ऑफिस बैठ जाएगा, तो सारे बिजली के प्रपोजल्स यहां पास हो जाएंगे, वो काम हो गया। नगर के अंदर गंदे पानी की निकासी के लिए जो है, एक तो पिछले बजट में 50 लाख का वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ ताकि गंदे पानी की निकासी से समस्या दूर हो। दूसरा, इस बजट में 40 करोड़ रुपए की हमने स्कीम स्वीकृत कराई है नगर के लिए, ताकि सीवरेज लाइन डले। क्योंकि नगर में समस्या यह है कि नगर के अंदर जो है इन लोगों ने पहले जो पुराने नाले थे वो कब्जे करके और वो सारे बंद कर दिए, तो पानी नहीं निकलता। करीब 4-5 जगह पानी भरा हुआ है, निकासी की नहीं समस्या बहुत ज्यादा है, तो वो बिना सीवरेज के दूर हो ही नहीं सकती थी। 40 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन नगर में सैंक्शन हुई है इस बजट के अंदर। तो नगर के लिए और ऐसा क्या था जो हम कर पाते, जो हमने नहीं किया? तो ये तो नेता अनर्गल बातें जो जनता के दिमाग में डालते हैं। दूसरा जब जालूकी, अब पूटका का आदमी, पूटका भटपुरा रायपुर लादिया का, वहां का आदमी चल के जो है नगर आता है, अगर अब उन्हें उप तहसील जालूकी में मिल गई, उनका काम आसान हो गया। थाना उनका जालूकी हो गया, उनका काम आसान हुआ है। खोप तहसील बनी, जनुथर उप तहसील की तहसील बनी, थाना खुला, वहां का अस्पताल छोटा, वो अस्पताल बड़ा करा दिया गया। तो अब ये बताइए इसमें सीकरी कहां रह गया? तो देखिए, जब विधानसभा है, अब डीग जिला बनाए और भरतपुर के लोग ये कहेंगे यार डीग क्यों बन गया जिला, तो कोई लॉजिक थोड़ी है इस बात का। तो भाई देखो, जनता को समझना पड़ेगा, जो ऑफिस खुले ये सब जनता के फायदे के लिए, और कोई ऑफिस बंद नहीं हुआ है। अगर बंद करके कहीं खुलता तो डिसएडवांटेज होती लोगों को, जो उनके ऑफिस में उनके काम आसान हो गए। अब तहसील का लोड उनका जालूकी से भी हट गया, नगर से हट गया। अब तहसील में जाएं, अब तहसीलदार से आराम से जल्दी से मिल सकेंगे, उसके पास काम आसानी से हो सकेगा। जनता का यह भी कहना है कि जो हमारे यहाँ चंबल की लाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो विधायक साहब लगातार ये बात कहते हैं कि हम लोगों ने घर घर पानी भी पहुंचाया है, बिल्कुल लेकिन वो कहने विफल नजर आ रहा है। जैसे मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखा है, रास्ते भी उसकी वजह से बिल्कुल ये उनको भी रिपेयर नहीं कराया गया। तो इस तरह की समस्याएं जो बनी हुई है उस पर किस तरह की नजर आती है? बिल्कुल, देखिए हमारा पूरा क्षेत्र पीने का पानी और सिंचाई का पानी दोनों के लिए बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है। इसका कारण यह है कि लोकल स्रोत है नहीं, नीचे पानी मीठा नहीं है और पानी और नीचे खराब होता जा रहा है। अब पानी कैसे आएगा? गहलोत सरकार ने, पिछली जब गहलोत सरकार थी तब जाके ये चंबल परियोजना बनी और टेंडर हुए और तब स्कीमें बनी, तब सर्वे हुए गांव गांव के, सब कहां कहां पानी दिया जाएगा। और पिछला जो कार्यकाल था बीजेपी गवर्नमेंट का, आप किसी चंबल के अधिकारी से पूछ लीजिए बात, उस 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 30% काम हो पाया, 25%, क्योंकि वो सरकार, गहलोत सरकार की योजना थी, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसमें। और जब हम एमएलए बनकर आए उसके बाद जो है बाकी का 60% या 70% काम अब जाके हुआ। टैंकी बनी और पाइपलाइनें डली, और निश्चित तौर पे इसमें बड़ी कमियां रही। जो इन लोगों ने, जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स थी, उन्होंने एक फर्म छोड़ के चले गई, उसने किसी और को ठेका दे दिया, तो उनमें प्रॉब्लम्स रही और उन्होंने काम में कमी करी और रोड रिपेयर सही नहीं करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने ये बात विधानसभा में उठाई। मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूं, मैं नगर का जनप्रतिनिधि हूं, मैं पाइप डालने वाला नहीं हूं। सरकार के लेवल पे काम होते हैं, मेरा काम है अगर कहीं कमी है मैं उसके लिए आवाज उठाऊं। हमने विधानसभा में बात उठाई, जो पीएचडी के मंत्री थे उनको भी बात लिखी, इन पर सख्ती भी हुई, और कहीं ना कहीं कमी रही। ये बात सही है कि पाइपलाइन पूरी नहीं पहुंच पाई। इसमें एक और कमी रही, पिछले कार्यकाल में जो सर्वे हुए कि पाइपलाइन कहां कहां डलेगी, वो सही नहीं हुए। उसमें क्या हुआ, उस वक्त में जो अपने चहेते लोग थे उनके मोहल्ले में तो पॉइंट लग गए उस वक्त के जो कार्यकाल के अंदर, और जो वो नहीं थे वो पॉइंट सिलेक्शन नहीं हो पाए, वो एक कमी रही। इसके अलावा अब पाइपलाइन आ रही है चल के भरतपुर से, कुम्हेर से, डीग से, नगर से, सीकरी से तक। इस रास्ते में बहुत अनेकों जगह पानी की चोरी हो रही है, चाहे वो शीशवाड़ा हो, चाहे वो दुधाल के पास हो, मुकदमे दर्ज हुए।
अब पाइपलाइन खेतों में से ही आएगी, लोगों ने चोरी कर ली, पाइपलाइन तोड़ ली, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि पाइपलाइन जहां डल चुकी है वहां भी पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा, ये जेन्युइन समस्या है। इसके लिए पूर्ण रूप से हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा जो जेजेएम जो स्कीम है, इसके अलावा भाई चंबल का तो ये था, पहले फेज में जो भी गांव थे उन्होंने कनेक्ट किए, कहीं पानी पहुंच पा रहा है, कहीं जो है कि ये जो कमियां हैं इनकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा। तो उसके लिए प्रयासरत हैं, कोशिश करते हैं कि वो पाइपलाइनें जुड़े, हम फॉल्ट ठीक कराएं। कुछ लोगों पे मुकदमे कराए गए हैं ताकि वो लोग चोरी को पानी करना बंद करें, ताकि पानी टंकी में पहुंचे। और पूरा पानी नगर को नहीं मिल पा रहा। नगर की डिमांड है करीब 26 से 27 लाख लीटर, मैं कस्बे की बात कर रहा हूं, और हमें मिल पाता है 12 से 13 लाख लीटर। तो हमें आधे से भी कम मिल पा रहा है पीछे से पानी। अब बताइए हम कैसे सप्लाई करें? तो उसमें कहीं ना कहीं लोकल जो है स्रोत है उनसे पानी मिलाया जाता है। तो सरकार पूरी कोशिश, लोकल अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं पानी की पूर्ति हो, लेकिन ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब जो नगर कस्बे की मैं बात बताऊं तो करीब 20 किलोमीटर लाइन डली है नगर कस्बे में। उससे पहले तो नगर में सिर्फ 15% लाइन थी पानी की। इन 4 सालों में 20 किलोमीटर लाइन डली है नगर के अंदर, जो वार्डों में पहुंची है। कहीं खारी पानी पहुंच रहा है, कहीं मीठा पानी पहुंच रहा है, चलो वो अलग बात है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था ही नहीं। हमने कोशिश तो करी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से पहुंचे। अब पहले तो पाइपलाइन ही आएगी, पानी डायरेक्ट तो कैसे आएगा? इसके अलावा अब 5 करोड़ रुपए और सेक्शन करवाएं नगर के लिए, और 5 लगभग इतने ही सीकरी के लिए भी है, ताकि अब जो इलाका रह गया उसमें पानी की पाइपलाइन डले। जनता जल मिशन योजना के अंदर लगभग जो है करीब 400 करोड़ रुपए के काम चालू हैं, जिनकी प्रोग्रेस जो है वो पाइपलाइन डल चुकी है, कनेक्शन लग रहे हैं, क्योंकि करीब 80 से 90% की प्रोग्रेस है, अभी चालू नहीं हुई है। तो देखिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं, सही दिशा में कोशिश हो रही है। इसके अलावा तो कोई चारा किसी के पास है नहीं। मैंने जो देखा है कहीं ना कहीं चंबल की लाइन है उनको तोड़कर भी खेतों को भराया गया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कहेंगे, और ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक कैसी कोई कार्रवाई हुई है? मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन ये भी जेन्युइन समस्या है। संसाधन सरकार के पास कितने हैं? तो लोगों को खुद भी थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल हो ये भी हम सबकी जिम्मेदारी होती है। और कुछ लोग जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते हुए ये चोरी करते हैं। ये बहुत बड़ा कारण रहा, ये जो पानी की चोरी बीच बीच में हो रही है, लोग खेत भरा रहे हैं, सही बात है, उसकी वजह से पानी पूरा नहीं पहुंच पा रहा। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं, रेलवे पर जो अंडरपास नहीं बना है, ब्रिज बनने की जो बात है तो वो बड़ा हुआ है। तो जनता का ये है कि कब तक वो बन सकता है, कब तक उसके लिए पैसा आ सकता है, और कब उसको ब्रिज बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए रेलवे का अंडर ब्रिज कब बनना चालू हुआ? पिछली सरकार में। और ये रेलवे का अंडर ब्रिज कौन बना रहा है? उत्तर रेलवे जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, जो रेल डिपार्टमेंट है, वो ये अंडरपास बना रहा है। उन्होंने आधा काम किया, आधा छोड़ दिया। अब बहुत दिन से विवाद चल रहे हैं। उन्होंने अब 3 महीने पहले लिखित में दिया है, हम आपको दिखाएंगे, कि ये 1.5 साल और लगेगा उत्तर रेलवे को ये अंडरपास बनाने में 1.5 साल और लगेगा। और अब ये बताएं, जहां उत्तर रेलवे अंडरपास बना रहा है, जो प्रोग्रेस में है, सरकार ब्रिज कैसे बना देगी ऊपर से? या तो वो कैंसिल हो वो अंडरपास जो, तभी तो सरकार योजना दूसरी बनाएगी। अभी हमने सुना था, कोई हमारी पूर्व एमएलए भी कह रही थी कि ब्रिजों की घोषणा हो रही है, मैं तो ढूंढ रही थी ब्रिज कहां है। आप ढूंढ रही हो तो आप तो उत्तर रेलवे, आप तो बीजेपी की कुछ वो भी हो, पदाधिकारी भी हो, तो जाके उससे मंत्री से मिलिए और ये कहिए कि ये जो अंडरपास जो है ये कैसे रुका पड़ा है। मुझे तो जानकारी ये मिली है कि इन लोगों ने खुद ने रुकवाया है। ये देखिए, उत्तर रेलवे 1 वर्ष और 6 माह में बनेगा, और ये डेट अब है 28 नवंबर 22। 4 महीने पहले ये लोग कह रहे हैं इसको 1.5 साल और लेंगे बनाने में। अब जब तक ये लोग, उत्तर रेलवे वाले बीच में हैं, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है रेलवे का, हमारी बीजेपी की संघर्षशील पूर्व विधायिका से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो कुछ शायद वो पार्टी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो जाके मंत्री से मिले और काम चालू कराएं। कोई बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के उन्होंने रुकवा रखा है ताकि चुनाव में हमारा गड्ढा दिखाएं इसको, कि हमारी सरकार में गड्ढा खुदा है। ये गड्ढा उन्होंने खुदवाया है और खुदवा के छुड़वा दिया है, और ये पहले रुक सकता था, और गड्ढे को पहले लोगों ने कहा कि छोटा कराओ, इन्होंने और आगे तक पहुंचा दिया। क्योंकि जो आसपास जो मकान वाले हैं ना, 2-4 लोग हैं, वो पटेल वाले, वो कॉलेज वाले, वो उनके विरोधी हैं। इनका इलाज करने के लिए इन्होंने वो अंडरपास जो है स्कूल तक पहुंचवा दिया। अब की बार विधायक साहब, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। बहुत सोच समझ के हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे हम चुनाव जीत कर आए। लोगों ने हमें अपार समर्थन दिया,
और सभी जाति बिरादरियों ने हमें वोट किया। और वोट का एक आधार था कि लोगों को उम्मीद थी कि शायद मैं पहले से बेहतर कर सकूं, जनता को सुविधाएं जरूरत है, इलाके की जरूरत है, उन्हें पूरा कर सकूं, राजस्थान की जो सबसे बड़ी पंचायत में उनकी आवाज उठाऊं। और जब सरकार बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी की बहुत कम सीटें आई, कांग्रेस की पूर्ण रूप से सरकार बनी, तो हम पे बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ी जवाबदेही हमारी थी कि जनता ने एमएलए तो चुन दिया, अगर सरकार जनता के काम नहीं होंगे तो हम किस काम के। तो उस विकास की गति में आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का हमने साथ दिया। उनके वादे, उनकी जो कमिटमेंट था हमारे प्रति, हमारी विधानसभा के प्रति, उस पर हमने विश्वास किया और उनका साथ देके हमने कांग्रेस ज्वाइन करी। और उसका नतीजा ये निकला कि नगर विधानसभा में ऐतिहासिक काम हुए। नगर विधानसभा जो आसपास की चारों विधानसभाओं में पिछली थी, आज चारों से आगे खड़ी है। तो जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम कांग्रेस पार्टी में आए और मजबूती तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो आज काम किए, सब 4-4, 5-5 बिजली घर बन रहे हैं हमारे यहाँ। अभी 4 दिन पहले 4 सेक्शन निकली हैं, 4 छोटे बिजली घर बनने की। सबसे बड़ा बिजली घर यहाँ बन रहा है। अस्पताल यहाँ बड़ा हमारा हो गया। रोड हमारे यहाँ के, 4 साल पहले लोगों से पूछिएगा, ये सीकरी से नगर जाने में कितना टाइम लगता था, अलवर भरतपुर रोड पे कितना टाइम लगता था। आज चीजें बेहतर हो रही हैं। और यहां से अब 15 किलोमीटर का और रेड सेक्शन हुआ है। लोग कहते हैं कि क्षेत्रवाद की बात करते हैं, गारोली से लेकर मुंडेरा तक का रोड हमने सेक्शन कराया। हरसुग नंगला 75 साल से वहां रोड नहीं बना, मुझे एक भी वोट नहीं मिली उस गांव में, वहां रोड बन रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि चारों तरफ काम हो। कन्याशालाएं अपग्रेड हुई हैं, स्कूल अपग्रेड हुए, महात्मा गांधी स्कूल खुले। कल जो है गुलपाड़ा का स्कूल को योजना में पास करवाया, 2 करोड़ रुपए का स्मार्ट स्कूल गुलपाड़ा में बनेगा। ये सारे जो काम हैं ये सभी जाति बिरादरियों के लिए है। नगर विधानसभा के अंदर जरूरत है आज हमें अच्छी शिक्षा मिले, हम चिकित्सा और बेहतर कर पाए, हम जो है जो बिजली की व्यवस्था है वो ठीक कर पाए। तो उसके लिए काम हो रहे हैं। 4 छोटे बिजली घर बन रहे हैं, एक बड़ा बिजली घर बन रहा है। अस्पताल हमारे 4 नहीं खुल गए, उनके लिए हम लोग जमीन तलाश रहे हैं, कोशिश करवा रहे हैं कि वो जमीन मिल जाए। तो ये जो शुरुआत हुई है विकास की, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता ने इसी के लिए वोट किया था। और अपराध पे अंकुश लगा है। नगर के अंदर चौराहे पे लूट होती थी सरेआम, आप पूछेगा पुराने लोगों से, बाजार के लोगों से, आज जो है शाम को जो है प्राइवेट लोग खड़े होकर अवैध वसूली करते थे नगर के चौराहे पे। वहां के आसपास चौराहा वालों से पूछना, ठेली वालों से, दुकान वालों से, आज चौकी पे शाम को नाके लग जाते थे। आज जो है पूरी नगर की जनता बिल्कुल विश्वास के साथ, खुले मन के साथ जो है नगर में सांस ले रही है। अपराध पे अंकुश लगाए। यहां रोज चोरियां होती थी, डकैती होती थी, लोग कहते हैं अपराध बढ़ा है। पूरे भरतपुर में आप अखबार पढ़ा के देखिए, चारों तरफ कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हमारा नगर फिर भी बहुत शांत है। यहाँ कोई किसी प्रकार का सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, यहाँ किसी प्रकार के किसी भी अपराधियों को कोई बढ़ावा नहीं मिला। और पहले तो पिछले कार्यकाल में हमारी नगर पुलिस को एनकाउंटर करने पड़े थे नगर के अंदर, तब अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। आज देखिए आपके सामने सब खुशहाली है। तो निश्चित तौर पर नगर बदल रहा है, नगर आगे बढ़ रहा है। और पहली बार राजस्थान की विधानसभा में जब बजट आता था तो नगर का नाम बुला। आज से 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए, बजटों में नगर का कभी नाम आता था क्या? कुछ मिलता था क्या नगर को? आप तो उम्मीद रहती साहब इस बजट में क्या मिल रहा है। तो नगर राजस्थान सरकार के अंदर नगर की असलियत अहमियत, जो नगर एक विधानसभा है, नगर की जनता है, उसकी असलियत अहमियत इस बार लोगों को सामने आई है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है सभी जाति बिरादरी के लोग मिलके इस जातिवाद के एजेंडे को हटाएंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई मौका नहीं है सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना। और मैं आप जो लोग मुझे जानते हैं वो पूर्ण रूप से इस बात से सहमत होंगे कि हमने कभी जाति और धर्म में भेदभाव नहीं किया। जो विकास के काम हुए ये चारों तरफ हुए, सब जगह काम हुए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जहां जहां हमें मौका मिलता है हम अपने पर्सनल तरीके से भी मदद करते हैं। और जिस भी समाज का या कोई आदमी जो भी कोई काम लेकर आता है प्राथमिकता से होता है। पहली बार नगर के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं उनमें कमीशन नहीं ली जाती। अब से पहले लोग जाति देख के तो ट्रांसफर कराते थे। और हमारे यहाँ, चलो मैं बात करूं, आप पता करना, हमारे यहाँ तो गुर्जर समुदाय के अधिकारी हैं जो पूरी शिक्षा को देखते हैं, उनको हमने जिम्मेदारी दी। हमारे यहाँ गुर्जर समुदाय के अधिकारी हैं जो हमारा जो पानी का सारा वो देखते हैं, उनका ट्रांसफर हो गया, हम रुकवा के लेके आए ताकि अच्छे अधिकारियों की हमें यहाँ जरूरत है। तो इन लोगों से कहो कि भाई वोट दे मत दे, लेकिन ये जहर जनता में मत घोलें। ये भाईचारा बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है। आज आपने देखा ज्योतिबा फुले की यात्रा निकल रही थी, सभी धर्मों के लोग वहां मौजूद थे, सभी धर्मों ने स्वागत किया। अब से पहले रामनवमी निकली, हम हमेशा से हर साल करते आए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। बाकी नेता के टेंट तो पहली बार लगे,
चुनावी साल में हमारे यहाँ हर साल स्वागत होता है, हमेशा मान सम्मान होता है लोगों का, क्योंकि हम लोग भाईचारे से आगे बढ़ेंगे, सब जाति और जो बिरादरी है इनको लेके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कमी अगर क्षेत्र में कहीं रही है किन्हीं कामों में, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कमी रह गई होगी। 2 साल कोरोना में चले गए, पहले साल जो होता है वो सरकार पिछले सरकार के कार्य की घोषणाओं को पूरी करती है। लोग कहते हैं कर्ज माफी नहीं करी, किसानों की माफी करी, कर्ज माफी की बात, आप लिस्ट निकालिए ना, जो राज्य सरकार के जो बैंक थे सबकी कर्ज माफी हुई है, नगर विधानसभा में कर्ज माफी हुई है। तो इन बीजेपी के झूठे लोगों से पूछो कि अगर कर्ज माफी नहीं हुई, अगर हम लिस्ट निकलवा के दे दें तो बोलो क्या कौन से कुएं में गिरोगे? तो वही झूठ ना फैलाएं। तो कहीं अगर कमी रही है, हम मानते हैं पानी कमी है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अभी और कोई कमी चिकित्सा में जो कमी है, क्योंकि पहले बहुत सारी कमियां थी, अब सारे गड्ढे सारी कमियां इन 4 साल में बाजी वाली बिल्कुल ठीक कर दे। लेकिन जो हुए हैं क्या उनको देखना जरूरी नहीं है? हर विभाग में काम हुए, ये आपको मैं कागज दे रहा हूं, लगभग 100 घोषणा है। और पहली बार मैंने 1 साल पहले भी किताब छुपा के लोगों में बंटवाई, ये मैंने काम किए। अब से पहले के जो 10 साल के लिए विधायक रह गए, उनसे कामों की लिस्ट तो मांगो कि 10 साल में आपने क्या किया, जो आज आरोप लगा रहे हो। जनता को विकास चाहिए, जनता को अच्छी सुविधा चाहिए, जनता को फैसिलिटीज चाहिए, जनता को अच्छा माहौल चाहिए। और मैं जनता से अपील करता हूं, अगर आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कोई कर सकता है तो आप उसे वोट करिए। मैं सेल्फिश नहीं हूं, वाजिब अली का एमएलए बनना जरूरी नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कामयाबी दी है, मेरा एमएलए बनना जरूरी नहीं है। लेकिन इस जनता को, नगर की जनता को, यहाँ की 36 बिरादरी और 7 कौम के जो लोग हैं, इनको सही प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी जरूरी है, यहाँ के लोगों में भाईचारा जरूरी है, धर्म के नाम पे भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये सबसे जरूरी है। और आपको लगता है ये मुझसे बेहतर कोई कर सकता है तो आप उसे चुनिए, मुझे कोई दो राय नहीं है, ताकि क्षेत्र बढ़े, हम सब लोग आगे बढ़े। एक और बात जानना चाहूंगा, जो आज शिक्षा की स्थिति यहाँ है, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, चाहे शिक्षा में चाहे बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ टीचर्स या फिर अस्पताल की बात करें, हॉस्पिटल में डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं उनकी कमी है। किस तरह का प्रयास चल रहा है उनको यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह की राज्य सरकार से अपील? देखिए, पहले तो क्या है कि अस्पताल ही छोटा सा था, तो अब हम जब चीजों को बढ़ाते हैं तो एक क्रिया होती है, पहले अपग्रेड होंगे, पहले पोस्ट क्रिएट होंगी, पोस्ट क्रिएट होगा फिर वो पोस्ट भरी जाती है। अब से पहले पिछली सरकारों ने 5 साल में भर्तियां ही नहीं हुई, डॉक्टर रिक्रूट नहीं हुए। हमारी सरकार ने आने के बाद लगभग 4000 से ज्यादा डॉक्टर रिक्रूट किए हैं। और राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य है जहां 1 लाख लोगों पे जो अनुपात है डॉक्टरों का वो सबसे ज्यादा है, पहली बात। तो दूसरी बात, अब नगर की जनता से पूछिएगा, पहले जो है 2 डॉक्टर रहते थे पूरे नगर में, 2। आज नगर के उप जिला अस्पताल में करीब 65 से 70 आदमियों का स्टाफ है। अब जाकर रजिस्टर चेक करेगा, अटेंडेंस रजिस्टर, 65 से 70 आदमियों का स्टाफ है। 20,000 लोगों ने आईपीडी की है। आईपीडी मतलब जो लोग वहां भर्ती हुए पेशेंट और उनको इलाज मिला है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि हमने इसको अमेरिका बना दिया, लेकिन नगर की जो स्थिति पहले थी उससे 10 गुना ज्यादा आज बेहतर है। कमियां हैं, हम और कोशिश कर रहे हैं पूरी करने की। अभी डॉक्टर्स की और भर्ती हुई है और डॉक्टर आए। गुलपाड़ा में आज 7 डॉक्टर बैठे हैं, नगर के अंदर भी आज 8-10 डॉक्टर हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे बच्चों के डॉक्टर कम मिल पाते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हमें कम मिल पाते हैं, क्योंकि वो टोटल ओवरऑल शॉर्टेज है। और यहाँ लोकल के लोग डॉक्टर कम है तो वो यहाँ आना नहीं चाहते और उन्हें मनमानी पोस्टिंग मिल जाती है। तो कई प्रॉब्लम, जमीन प्रॉब्लम है क्षेत्र की, हम स्वीकारते हैं, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि वो बेहतर हो। शिक्षा के मामले में अभी 48,000 टीचर्स की भर्ती होने वाली है। कुछ भर्तियां लीक हुई, लेट हुई, कुछ पहले भर्तियां हुई। तो क्योंकि जब जॉब्स ही नहीं मिलेगी तो पूर्ति कैसे होगी। और अब से पहली सरकारों ने खास तौर पे इस मेवात के अंदर जो क्षेत्र है, कामा, ये नगर, पहाड़ी, इन क्षेत्रों को जानबूझ के ध्यान नहीं दिया। या सिर्फ यही कमी है टीचर्स की, क्योंकि पहले से अब 3rd ग्रेड टीचर पे बैन है, बाहर से ट्रांसफर होकर आ नहीं सकते। नई रिक्रूटमेंट होगा तो उनकी पोस्टिंग होगी तो ही आएंगे। तो कुछ सही बात आपने अच्छी बात कही कि कुछ क्षेत्र में जमीन प्रॉब्लम्स है कि स्कूल अपग्रेड हो गए पर टीचर्स की अभी भी शॉर्टेज है। डेपुटेशन करके हम लोग काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी कोशिश है कि जैसे ये 48,000 की भर्ती होती है तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे टीचर्स की कमी पूरी होगी। जो चिकित्सा का स्टाफ है वो भी बढ़ेगा, हमें पूरी उम्मीद है। पहले से बढ़ा है, जो पहले हालत थी उससे बढ़ा है। साथ ही ये भी मैंने देखा है कि आपने जो बीएसपी पार्टी है उसको 3 साल, आपने बताया कि मैंने उसको कब छोड़ा था? 8 महीने बाद छोड़ दिया, यानी कि 8 महीने बाद छोड़ दिया था। 18 यानी कि 19 से
19 एक साल के अंदर अंदर जो है हमने 19 में आपने कांग्रेस छोड़ ज्वाइन दिया, कर यानी ली। कि 3 साल पहले आपने लगभग आपसे पहले छोड़ दिया था। लेकिन उससे पहले की कोई तस्वीर कोई भी या यूं कहें कि जो बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, उनका जन्मदिन आता है तो कोई पोस्ट मैंने नहीं देखी। लेकिन इस चुनावी साल में मैंने आपकी बार देखा कि उसमें आपने पोस्ट भी डाली है और बधाई भी दी है, तो इससे क्या माना जाए? नहीं, आप हमारी पोस्ट चेक करवाइएगा। हम हमेशा से नहीं, मैंने देखा है ये चीज। और पिछले साल में भी है, हम आपको चेक करवा देंगे। हम तो आपका हम verify है? बहन मायावती जी के हम बहुत सम्मान करते हैं। वो बहुत देश की एक बहुत एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने दलितों की आवाज उठाई और मजबूती से हिंदुस्तान की राजनीति में अपना डंका बजवाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीएसपी पार्टी के अंदर आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग या उन लोगों ने डरा के धमका के या फिर और केसेस में उलझा के पार्टी को इतना कमजोर कर दिया। और ये मानिए कि मैं ये कहूं कि बीजेपी ने बीएसपी को हाईजैक ही कर लिया है। यूपी के अंदर आपने देखा, अखबार आए, सारे टिकट जो है बीएसपी के बीजेपी ने बांटे और जहां करीब 250 एमएलए आते थे वहां एक सीट जीत पाई बीएसपी। तो बीएसपी का जो मिशन था बहुजन के, जो मान्यवर काशीराम जी ने जो मिशन चालू किया, वो मिशन कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। और ऐसा नहीं है, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं और निश्चित तौर पे वो एक आर्यन लेडी है, उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया। लेकिन उनका मिशन जो है अब वो बीजेपी के हाथों में जा चुका है और वही राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान के अंदर भी जो कांग्रेस को नुकसान कैंडिडेट पहुंचाएंगे उनको टिकट दिए जाएंगे और बीजेपी वाले सेट करके टिकट बांटेंगे। लेकिन जनता जागरूक हो रही है, जनता ने यह बात समझी यूपी के अंदर भी, तभी तो वोट नहीं मिला यूपी के अंदर भी। वो समझ गए कि ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रही अपनी ताकत के लिए, पार्टी चुनाव लड़ रही है और एजेंडास पे। तो ऐसा नहीं है, बीएसपी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुहिम अब जो है कमजोर हो चुकी है। ये भी है कि जब आप कांग्रेस में गए तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी के वोटर्स थे जिन्होंने भाई जिताया सबने था, कहीं ना कहीं बीएसपी के साथ जुड़ के, क्योंकि टिकट उस वक्त आपके पास बीएसपी का था, तो जो वोटर्स है तो उसको किस तरह मना पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, बीएसपी के जो वोटर्स हैं विशुद्ध हम सब के सब हमारे संपर्क में हैं। जो उन वोटर्स ने हमें चुना तो सिर्फ और सिर्फ खाली हाथी के सिंबल के लिए नहीं चुना, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए चुना, अपने विकास के लिए चुना। और आज बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक के जो लोग थे वो सब ने हमें समर्थन किया है और जो जो गांव में उनके लिए काम हो रहे हैं, बहुजन के जो 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 पार्टी के लोग थे, सारी पंचायतों में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां उनके लिए काम नहीं हुए। हम अभी उनकी डिमांड थी, हमारी सीकरी के अंदर एक बहुत बड़ा अंबेडकर पार्क बन रहा है, नगर के अंदर एक अंबेडकर पार्क बना, कई लोगों ने वहां विरोध भी किया उसका, वो बना। उसके अलावा आर्धे जाके सामुदायिक भवन बन रहे समाज के लिए। तो उनकी जो परेशानियां थी, जो जिम्मेदारी, जो कमियां थी, वो हमने दूर की हैं। उनके काम आज प्राथमिकता से हो रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है। आप एमएलए तो बना सकते हो, लेकिन काम सरकार करेगी। और फिर कांग्रेस सरकार ने आज के परिपेक्ष में जिस तरीके से बहुजन समाज को जो तवज्जो दी है, जो उनको भागीदारी सरकार में दी है, आज से पहले कहीं नहीं मिली। आज दलित समाज के चार मंत्री कैबिनेट में है राजस्थान में। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी, वो दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज का रिप्रेजेंटेशन है वो इस पार्टी में आज बेहतर तरीके से हो रहा है। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जो भजन लाल जाटव जी हैं, उसके अलावा ममता भूपेश जी हैं, गोविंद मेघवाल साहब हैं, टीकाराम जूली जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं। ये नहीं कि साहब राज्य मंत्री बना के लॉलीपॉप दे दी। तो हमारी सरकार ने बहुजनों को जो आज इज्जत दी है, तो निश्चित तौर पर हमारा बहुजन उस बात को समझ रहा है कि राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी राजनीतिक पहचान बना के रखनी है। अपनी रिप्रेजेंटेशन जो हमें कैबिनेट में चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज का जो वोटर्स है बिल्कुल जुड़ता हुआ है। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि 2023 में के बाद जो चुनावी मुद्दे होंगे, जैसे कि आपने अभी विकास कराए हैं, तो क्या क्या मुद्दे होंगे कि जिनको आपको कराना है? बिल्कुल, चुनावी मुद्दे क्या होंगे 2023 के? बिल्कुल, सबसे बड़ा हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट अभी है वो ये है कि हमारी विधानसभा में जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये बने, ताकि हम लोगों को रोजगार दे पाए। और जो एक्सप्रेसवे जो कट प्रस्तावित है ये जल्द से जल्द संचालित हो जाए। इसके अलावा हमारा नगर विधानसभा अब बड़ा हो गया है, यहाँ तहसीलें बन गई हैं, यहाँ उपखंड बन गए हैं। हम चाहते हैं आने वाले वक्त में नगर के अंदर जो है एडीएम कार्यालय खुले, ताकि यहाँ के यहाँ के जो भी मामले होते हैं वो रेफर होकर वहीं दूर ना जाए, वो यहीं के यहीं हमारे सॉल्व हो जाए। बिजली घर हमारे जो रास्ते में काम, जो पाइपलाइन में काम चल रहे हैं, एक बिजली घर 220 के यहाँ बन रहा है, 4 बिजली घर और क्षेत्र में बन रहे हैं, और ज्यादा बिजली घर बने और ये बिजली इनकी क्रियान्विति हो।
एक्शन ऑफिस का अब हमारा अभी नगर में आया है, उसका संचालन कराना हमारी प्राथमिकता है। तो जो घोषणाएं हुई हैं ये सही से जनता धरातल पे आ पाए, इनकी क्रियान्विति हो पाए, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका विकास कैसे हो, जनुथर है, जनुथर तहसील हो चुका है, आने वाले वक्त में जनुथर उपखंड होना चाहिए। जालौकी उप तहसील हो चुकी है, आने वाले वक्त में जालौकी को हम तहसील कैसे बनवाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। खो हमारा जो है वो उप तहसील हो गया है, आने वाले वक्त में हम खो को तहसील कैसे बनाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जनुथर नगर पालिका कैसे बने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जालौकी में बड़ा अस्पताल खुले या फिर खो कितना बड़ा अस्पताल खुले, ये हमारी प्राथमिकता है कि इनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। कॉलेजेस जो हमने स्वीकृत कराए इनके लिए भवन निर्माण जल्दी से बिल्डिंग सेक्शन करा के इनको संचालित किया जाए, ताकि इनमें और कोर्सेज जोड़े जाएं, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को और अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके शिक्षा के लिए। तो ये सारे हमारे एजेंडे हैं, चिकित्सा भी है, सारे चीजें हैं। फिर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जनता जल मिशन योजना के तहत जो काम चल रहे हैं वो सारे अभी हो रहे हैं और जल्दी से उनकी क्रियान्विति हो और वो आगे बढ़े। और फिर सबसे महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र में भाईचारा कायम रहे, क्योंकि इस जातिवाद की आग ने जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को पहुंचाया है। ये जो यहाँ के नेता जो 80-20 की बात करते हैं, हम 20 नहीं है, हम तो 100 के 100 हैं। अरे राम भी हमारे हैं, रहीम भी हमारे हैं, वाहेगुरु भी हमारे हैं, सब अपने हैं, पराया कौन है। तो बांटने की बात ना की जाए, हम लोग प्यार प्रेम की बात करें, अच्छा माहौल पैदा करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। भाईचारा को बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी के साथ देखो क्षेत्र में सबसे बड़ी घटना हुई, यूँ कहें कि नासिर और जुनैद को जो निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई, उनके जो आरोपी हैं पुलिस ने उनके ऊपर यूँ कहें कि उनका जो रेट है वो पकड़ने पर उसको 10,000 या 10,000 जो भी किया है, तो लेकिन उनके जो हत्यारे हैं अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है, एक हत्यारे के सिवाय। तो उस पर आप क्या कहेंगे, सरकार और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए बहुत मार्मिक घटना थी, किसी को इस ना बेरहमी से जला डालना कि उसके परिवार को उनकी लाश भी नसीब ना हो, इससे बड़ा मतलब निर्मम पाप हो नहीं सकता। और सरकार ने कार्रवाई की तुरंत, एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ, कुछ लोग आरोपी भी बने। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी या हरियाणा की सरकार या वहां का प्रशासन उनके बचाव में नजर आया, वहां पंचायतें होती हैं। अरे भाई, अगर कोई आदमी निर्दोष है तो कानून उसका फैसला करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हरियाणा सरकार से कॉपरेशन ना मिलने की वजह से ही वहां पे हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी हमारी पूरी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जस्टिस होगा। और वो कब तक भागेंगे, कानून से भाग सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। तो देर लग रही है, इसके लिए हमें अफसोस है। और आज लगभग 2 महीने होने को आए, लेकिन कानून से वो बच नहीं पाएंगे। मैं इतना ही कह के उनके परिवार वालों को विश्वास दिलाता हूं कि ये बहुत संवेदनशील घटना है। लेकिन एक और बात आपने नोटिस करी होगी, विपक्ष का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी का या इलाके के जो नेता बनते हैं ना, किसी ने जाके उस परिवार को आंसू नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है देश की है, ऐसा नहीं है कि जो कामा क्षेत्र के नेता है मैंने वहाँ देखे, चाहे बीजेपी के हों, बीएसपी के हों, सभी नेता, और यहाँ के भी बीएसपी के जो नेता है मैंने वहाँ। बीजेपी का कौन नेता वहाँ बीजेपी का? शकील जो अभी की बीजेपी से है, हमीन मेवाती, वो सब लोग उसमें। ये तो बेचारे अभी जो है पंच भी नहीं है वहाँ पे, जो वहाँ पे एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, जो टिकट मांगते हैं, जो इनके जिलाध्यक्ष है पार्टियों के, नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लोग जो है, ये लोग मुद्दे भी धर्म देख के उठाते हैं। अब ये घटना हुई है दलित समाज की कोई बेटी के साथ किसी ने कोई बदतमीजी की है बाड़मेर के अंदर, उसी वहां कुछ दिन पहले किसी राजपूत ने करी, तो सारे बीजेपी के लोग, क्योंकि वहां कोई मुस्लिम वहां आरोपी है, सब लोग कूद पड़ते हैं। पर जहां कोई और जाति का आदमी आरोपी होगा, ये लोग किनारा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं, अपराध को अपराध की तरीके से देखें, आरोपी कोई भी हो। जैसे उदयपुर कांड के अंदर चाहे मुस्लिम आरोपी था, पूरा देश वहां खड़ा नजर आया, सारी पार्टियां, सबने खंडन किया उस बात का। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बीजेपी के नेता उनके बचाव में इंटरव्यू देते हैं। तो इस तरीके की राजनीति जो है देश को आगे नहीं ले पाएगी, आगे नहीं ले जा पाएगी। मैं अपील करना चाहता हूं अपने विपक्ष के नेताओं के साथ भी, राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं, मुद्दे की बात करें, जनता के काम आने वाली चीजों की बात करें। जो बाड़मेर की घटना है, कहीं ना कहीं बीजेपी आज उसके मतलब सपोर्ट में है कि भाई जो परिवार है उनको मतलब न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हम बिल्कुल कहते हैं, कहीं कोई घटना होती है, कोई पीड़ित, उसको न्याय मिलना चाहिए। पर अपराधी गिरफ्तार हो गया 12 घंटे के अंदर ही,
अब न्याय तो साहब देखो न्यायपालिका ही देगी, नेता तो न्याय कर नहीं सकते, कानून से सिस्टम चलता है। भाई बीजेपी तो है नहीं वहां, उनके राज्यों में तो जो बुलडोजर चला दिए जाते हैं, तो यहाँ तो अब कानून से काम होगा, तो चीजें हैं, न्याय मिलेगा। जो अभी दीग जिला बना है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा में नगर को जिला बनाने की कोई मांग नहीं आई, और उसी के साथ पूर्व विधायिका ने कहा है कि अगर मैं विधायक होती तो कहीं ना कहीं इसको अब अगर इस वक्त में, पहले दीग की मांगे चल रही थी लेकिन अभी उसको उनको शर्म आनी चाहिए कि जब 1 साल से मांग चल रही थी, पोस्ट कार्ड अभियान हमारे कार्यकर्ताओं ने चलाया, हमारे नगर पालिका ने प्रस्ताव लिया, रैली निकाली, ना उनके मुंह से ना किसी और टुच्चे दलाल नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिले के लिए। मैंने तो मंच पे कहा पिछले साल जब हम लोग वहां पे अध्यक्ष बन के आया था कि मेरा साथ दीजिए, क्यों नहीं देते धरना। जब कोई बात होती है, कोई मुकदमा होता है तो 10 मिनट में थाने में पहुंच जाते हैं दलाल, लेकिन जब कोई विकास की बात आती है तो इन्होंने धरना दिया क्या, कोई आवाज उठाई, कोई ज्ञापन दिया क्या? नहीं, मैंने आवाज उठाई, मैंने विधानसभा में प्रस्ताव लगाया, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। हमारे अशोक शर्मा जी एडवोकेट जो हैं, गांव गांव गए जिला बनाने के लिए, अभियान चलाया, कोशिश की, पर कहीं ना कहीं हम नहीं बना पाए, इसका हम अफसोस जाहिर करते हैं। हम फेल हुए, हम स्वीकारते हैं इस बात को, लेकिन खुशी हमें इस बात की, हमें खुशी है इस बात की कि डीग बना। डीग भी हमारा पड़ोस में है, कोई दूर नहीं है। जो हम लोग 60 किलोमीटर नगर जो वहां धक्के खाते थे, भरतपुर जो है वो हमारा पास हो गया, और डीग के अंदर तो जो कोतवाली है वो नगर विधानसभा में आती है, तो डीग और नगर तो बिल्कुल, ये मान लीजिए हम तो, हमारी विधानसभा का हिस्सा डीग शहर में घुसा हुआ है, तो डीग में बनेगा तो सोचो हमारी विधानसभा में ही बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चीज हुई है, हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय विश्वेंद्र जी को शुभकामनाएं देते हैं, उनको उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि डीग जिला बना। हमारी पूरी नगर विधानसभा के क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं डीग वासियों को, और डीग जिला बनने की पूरे नगर वासियों को शुभकामनाएं। साथ ही जो मैंने यहाँ देखा कि आपने कहा कि बुर्जा में कट मिलेगा, लेकिन वहाँ का जो डीएलसी रेट है, किसान जो है जिनकी जमीन है उसमें गई है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। देखिए निश्चित तौर पे सरकार का एक फॉर्मूला है मुआवजा देने का, जो वहां की डीएलसी रेट होती है उसके 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, एक फिक्स फॉर्मूला है, और निश्चित तौर पे किसानों का भी मांग जायज है, और जैसे ही उनका मुआवजे का नोटिफिकेशन जारी होगा इंडिविजुअल लेवल पे, मैं उनकी आवाज और मजबूती से उठा पाऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका मुआवजा बढ़े। मैं भी इस हक में हूं कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बीच में कुछ लोग कटी नहीं बनना चाहिए, ये रुकना चाहना चाहिए, इससे नुकसान होगा, तो लोग अनर्गल बातें ना फैलाएं। ये इस कट बनने से हम लोग बड़े बड़े शहरों से जुड़ेंगे। ये 1400 किलोमीटर में पहला कट बन रहा है, और 200 से बड़ा कट होगा ये, तो निश्चित तौर पे विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात सामने आती है, नगर के प्रधान अभी है, आरिफ प्रधान है, तो उनसे पैसे लेने की जो बात आती है कि भाई पैसा लिया गया, भारी मात्रा में पैसा लिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई आदमी ये बात कह दे, ये साबित कर दे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधान जी ये बात कह दे, उनके परिवार को आदमी बात कह दे, देखिए ये अब ये तो बात है ना, क्योंकि पहले जो ये लेते तो ये पहले पैसा लेके बनाते थे लोगों को। पहले कार्यकाल में अनिता जी जब एमएलए थी तो प्रेम अम्बेश जी चेयरमैन बने कांग्रेस के, कैसे बन गए? तो पहले इन्होंने जो है मुखर्जी को प्रधान बनाया, उनसे पैसे ले लिए, तो पहले इनकी अब इनके लिए तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ये इसीलिए तो परेशान बेचारे, क्योंकि इनकी सोच यहां तक है। अगर ये होते तो ये पैसे कमाते। तो भाई हम बनाने वाले लोग हैं, चाहता तो मैं अपने परिवार के आदमी को बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने और सबको मौका देने का काम किया। डॉक्टर आरिफ प्रधान पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और उन्होंने इच्छा जाहिर करी तो वो आराम से बने, निर्विरोध उनको वहां बनवाया गया। और बीजेपी के पास तो जो है कि कैंडिडेट भी उपलब्ध नहीं हुआ, तो ये तो बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। लगातार आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन जब प्रधान और उप प्रधान की बात आई तो वहां भी कहीं ना कहीं देखा गया कि कोई दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट को बनाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, जो कैंडिडेट होगा, जो अवेलेबल कैंडिडेट होते हैं वही बनाए जाते हैं, या फिर ऐसी किसी भी समाज से। मेरे पास कोई कैंडिडेट आया ही नहीं साहब, आप पता कर लेना। कोई कैंडिडेट अगर ये किसी ने इच्छा जाहिर करी हो कि मैं बनना चाहता हूं, हमें कोई कैंडिडेट, हमारे किसी ने दावेदारी पेश ही नहीं करी। अब जो दावेदारी पेश करेगा, जाहिर सी बात है उसी को मौका दिया जाएगा। हाँ, और प्रधान जी बने, जुबैर जी हमारे उप प्रधान जी हैं, वो भी निर्विरोधी हुए। तो बहुजन बीजेपी तो जो है कि कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई। हमारे यहाँ तो जो है नगर पालिका के जब चुनाव हुए नगर के अंदर, हमारे राम अवतार मित्तल जी के सामने, तो बीजेपी को एक ही वोट मिला। तो ऐसा नहीं है, ये लोग जो है
इनकी राजनीतिक पकड़ जो है वो जाती जा रही है, क्योंकि इनकी राजनीति थी सिर्फ दलाली करना, कमीशन खोरी करना, जनता से पैसे लूटना, और विकास का कोई काम इन्होंने पहले नहीं किया। तो अब जाहिर से तौर पर इनके पास कुछ कहने को तो है नहीं, तो ऐसे अलग अलग आरोप लगाते हैं। साथ ही अब की बार आप जो मुकाबला है, चुनावी मुकाबला होगा, तो आप अपने सामने किसको मानते हैं? मैं सबके सामने अपने आप को मानता हूं। किसी का मुकाबला होगा मुझसे, कोई भी आ जाए, मैं तो यहाँ जनता ने चुन के बैठ रहा हूं। तो मैं देखो ये तो कहने वाली बात है, देखो ये कहना बहुत मुश्किल है। जनता किसको चाहे, जनता जनार्दन है, जनता बहुत बड़ी है। बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, और हार जीत राजनीति तय नहीं करती। राहुल गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े, कांग्रेस के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, वो अपना चुनाव हार गए, और उन्होंने एक 10वीं फेल ईरानी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। मुख्य हमारे प्रधानमंत्री देश के जो है वो नकली डिग्री लेके जो है कि प्रधानमंत्री बन गए। तो चुनाव हारना जितना कोई बड़ी बात देश में नहीं है। हमारा मकसद ये कि जो हमें मौका मिला, हमने ईमानदारी से वो मौका का इस्तेमाल किया जनता के लिए। अब हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता जिसको चुने। एक और बात ये भी सामने है कि जो सीकरी है, सीकरी जो कस्बा है, इसमें मुस्लिम जो है उनकी कहीं ना कहीं दादागिरी होती है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनमें चाहे पंडित हो, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को मतलब सरेआम बाजार में थप्पड़ मारा गया था। तो ये कहते हैं कि विधायक के होने की वजह से, मुस्लिम विधायक होने की वजह से मुसलमानों की वहाँ पे दादागिरी चलने लगी है। नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई मकसद नहीं आया। और खासतौर पर सीकरी की तो मैं बात करूं, इससे खूबसूरत कस्बा तो पूरे भरतपुर जिले में कोई नहीं है। यहाँ जितनी गंगा जमनी तहजीब है, जितना भाईचारा इस कस्बे में है, ऐसा 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 भाईचारा कहीं नहीं है। और आप अब ये बात आप जो है, आप मुझसे तो क्या कहें, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप बाजार में जाएं, दुकानों से लोगों से पूछें यहाँ किसकी गुंडागर्दी है। सिर्फ यही एक कस्बा है जो गुंडागर्दी से बचा है। पूरे जिले के अंदर सिर्फ इकलौता कस्बा है जो जातीय गुंडागर्दी से बचा हुआ है। यहाँ किसी का कोई वर्चस्व नहीं है, यहाँ ईमानदारी से काम होता है, और यहाँ के व्यापारी इतने अच्छे हैं। हमने अपने 10 साल के राजनीतिक जीवन में ना कोई व्यापारिक, कोई हमने जो कहते हैं कि कोई विवाद नहीं देखा। तो ये तो कहने वाले कोई, देखो किसी को लड़ाई थप्पड़ मार देना तो एक स्वाभाविक घटनाएं हो सकती है, आपसी मतभेद किसी के हो सकते हैं, कहीं पे भी हो जाती है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी को थप्पड़ मारना किसी का वर्चस्व या किसी की वो तय करता है, और मुझे घटना की जानकारी भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सीकरी कस्बे के अंदर या नगर कस्बे के अंदर भी अब किसी कोई गुंडागर्दी नहीं है। कोई गुंडागर्दी करेगा तो कानून उसका इलाज करेगा। साथ ही वोटर्स के लिए क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज देना चाहिए? मैं वोटर्स को यही संदेश और मैसेज देना चाहता हूं कि 4 साल पहले, 4.5 साल पहले आपने हमें चुना, और हमें चुनने के बाद जो सरकारी व्यवस्थाएं थी वो आपके आज आपके सामने है। अस्पतालें अच्छी बड़ी हुई हैं, चिकित्सा में काम हुआ है, शिक्षा में काम हुआ है, रोड्स, बड़े रोड्स हमारे अच्छे हो गए हैं, इंडस्ट्रीज हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं, भाईचारा हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे बरगलाइए मत, इन नेताओं के भाषणों में मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए और खुद एनालिसिस कीजिए कि 10 साल पहले क्या घोषणाएं होती थी और क्या काम होते थे। आज जालूकी आगे बढ़ रहा है, आज खो आगे बढ़ रहा है, आज जलूथर आगे बढ़ रहा है। तो सबका साथ और सबको आगे बढ़ने का जो रास्ता हमें मिला है, हमको इसको और आगे लेके जाना है। ये चीजें पाइपलाइन में हैं, बिजली घर बन रहे हैं, चिकित्सा, हमारी जो विद्युत सुविधाएं हैं वो इंप्रूव होंगी, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनने वाला है, हमारे लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा। इन चीजों से क्षेत्र का भला होगा, ना कि इन जातिवाद में फंसकर, इन नेताओं के बरगलाने में आकर एक दूसरे पे ईर्ष्या करने में। हम लोग मिलजुल के आगे रहें, आगे बढ़ें, भाईचारा बढ़ाएं, और कहीं कोई कमी है आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें, चाहे किसी भी माध्यम के द्वारा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज को मजबूती से सॉल्व कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आप लोगों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार, मान, सम्मान दिया है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितना प्यार और मान सम्मान नगर विधानसभा ने मुझे दिया है, आसपास किसी एमएलए को अपनी जनता में नहीं मिलता। मैं आपका आभारी हूं, आपके प्यार का आभारी हूं। आने वाले वक्त में, अब ये चुनावी साल है, तरह तरह के लोग आएंगे, आप अपना आकलन करिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है अब, और सिर्फ ये लोग झूठ और अधूरी बातें का काम करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि पूर्व विधायिका कह रही थी कि वो ट्रॉमा सेंटर वो लेके आई थी। मैंने कभी सुना कि उन्होंने कट भी उन्होंने सेक्शन करवाया था, ये भी उन्होंने कहीं कहा है। तो भाई ये लोग जो हैं किसी न किसी जगह कहा कि कट भी हमने स्वीकृत करवाया था, तो ये पूछ लेना भाई आपने कट कब स्वीकृत करवाया था। तो इन लोगों के पास में जो है काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई आदमी चुनाव में जाता है तो अपने कार्यकाल को लेकर, अपने बायोडाटा को लेकर जाए, और जनता निर्णय करेगी। जो जनता का निर्णय होगा वो सर माथे पर। जय हिंद। जी धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे आज हमारे साथ विधायक साहब जुड़े, उनसे बातचीत की, चाहे तो क्षेत्र की समस्याएं हों या फिर यूँ कहें कि क्षेत्र के विकास हो,
या फिर उनके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं आरोप, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की। विधायक साहब ने पूरी बातों का शांति से जवाब दिया, सारी बातें की गई और साथ में जो क्षेत्र के हालात हैं उनको भी उन्होंने नज़र में रखते हुए उनका कहना है कि जो समस्याएं बनी हुई हैं उनको जल्द से जल्द निपटारा भी किया जाएगा और आने वाले चुनाव में जो हमारे मुद्दे होंगे वो क्षेत्र की उन्नति के लिए और जिस तरह से चार चांद लगाने की कोशिश अब की बार हमारी रही है उसी तरह से हमारा रहेगा, वही मुद्दा रहेगा चुनाव का, जनता के भला करने के लिए। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास को देखे, न कि धर्म जात आदि को देखे। लगातार मेरी भी यही अपील रहती है और मेरा भी यही संदेश रहता है कि आप वोट करते वक्त अपने क्षेत्र के उन्नति के लिए, जो आपके क्षेत्र का विकास करा सके उसको चुने, ना कि किसी धर्म और जात और किसी बेकार की बातों में ना पैसे लेकर अपने वोट को बेचें। ये मेरा भी लगातार आप लोगों के लिए एक मैसेज रहता है और समाज के सभी जो क्षेत्र के लोग हैं, सभी समाज के लोग, उनसे मेरा एक संदेश है कि भाईचारे को बनाए रखें। विधायक साहब ने जो बातें की पूरी बातें आज उनसे भी बने। आप हमारे साथ DTV पर लगातार देखते हैं, अपने क्षेत्र की हर एक समस्या आपको सबसे पहले दिखाने का काम करेंगे। अजय कोहली के साथ धन्यवाद। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।